हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आप लोग देख रहे हैं नर्सिंग ज्ञान। और आज का जो वीडियो है जीएनएम सेकेंड ईयर का मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बहुत शानदार प्रश्न है। चलिए शुरू करते हैं। कहता है चिंता के बारे में लिखिए। चिंता को दूसरे भाषा में हम घबराहट भी कहते हैं, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति के अंदर किसी भी बात को लेकर बहुत ज़्यादा जो है घबराने लगे तो उसको जो है चिंता सताने लगता है, ठीक है। घबराहट से चिंता उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो एंजाइटी के बारे में लिखना है। चिंता क्या कहता है? चिंता एक मनोवैज्ञानिक विकार है। सबसे पहले एंजाइटी ये क्या है? यह एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। यह एक साइकोलॉजिकल मीन्स मनोवैज्ञानिक रोग है, ठीक है। पहले ये चीज़ को समझिए, जो मनोवैज्ञानिक और शारीरिक आवेगों के कारण उत्पन्न होता है, जो या तो आपको फिजिकल एक्टिविटी के कारण या फिर आपको साइकोलॉजिकल कारण से यह उत्पन्न होते हैं। यानी आपको मानसिक के दबाव के कारण, मानसिक बोझ के कारण, जैसे आप किसी भी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचने लगे, ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में आपको बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ होने लगे, तो इस कारण व्यक्ति को चिंता सताने लगता है। तो मनोवैज्ञानिक होता है या फिर यह शारीरिक आवेगों के कारण, मतलब शारीरिक और साइकोलॉजी मतलब फिजिकल और मेंटल दोनों कारण से यह उत्पन्न होते हैं। इसमें व्यक्ति भविष्य में होने या न होने वाली स्थितियों की कल्पना करने लगता है। अब इसमें होता यह है कि व्यक्ति के भविष्य में होने और न होने का मतलब कि किसी भी काम के प्रति व्यक्ति के मन में इस प्रकार से विचार आने लगता है कि व्यक्ति को लगता है कि मेरा काम ये होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, द्वंद्व उत्पन्न होने लगता है माइंड में, ठीक है। होगा नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। और इसी असमंजस के फलस्वरूप व्यक्ति घबराने लगता है। उसको ये कहीं लगने लगता है डर सा कि मेरा काम तो असफल तो नहीं हो जाएगा। बहुत चिंता टेंशन आने लगता है, चिंता एंजाइटी होने लगता है, ठीक है। जैसे मान गए कोई जो है आदमी है, कोई थर्ड पर्सन है, वो अपना पैसा किसी कंपनी में लगा रखा है, ठीक है। अब वो इतना ना ज़्यादा पैसा लगा रखा है और वह सोच रहा है कि मेरा पैसा रिकवर होगा या नहीं होगा, रिकवर होगा या नहीं होगा, रिकवर होगा या नहीं होगा। और इस चक्कर में उस इतना ना ज़्यादा थिंकिंग करने लगता है कि जिसके कारण व्यक्ति के अंदर जो है एंजाइटी जो है उत्पन्न हो जाता है, व्यक्ति घबराने लगता है। मतलब होने या ना होने का व्यक्ति के मन में जो है अविश्वास सा चलता रहता है, कल्पना व्यक्ति करते रहता है, जिसके फलस्वरूप व्यक्ति में घबराहट शुरू हो जाता है और यही चिंता होता है, ठीक है। यही चिंता का रूप ले लेता है, ठीक है। तो ही कहता है कि यह एक मनोवैज्ञानिक कारण, मनोवैज्ञानिक रोग है और यह जो है मेंटल और फिजिकल दोनों आवेगों के कारण उत्पन्न होता है, ठीक है। और इसमें व्यक्ति अपने भविष्य में होने वाले कोई भी कार्य या कोई भी जो है चीज़ों के सामना से होने या न होने की स्थितियों को कल्पना करने लगता है और यही एंजाइटी हो जाता है, ठीक है। चलिए कल्पना करके सोचने लगता है। इसके कारण में अनेकों कारण हो सकते हैं, ठीक है। अनेकों कारण में पहला कारण होता है जेनेटिक्स फैक्टर। माय डियर, आप लगभग अभी तक जितने भी आप मेंटल डिसऑर्डर देखे हैं, चाहे वो स्किज़ोफ्रेनिया हो, मेनिया हो, ठीक है, ओसीडी हो, मैंने आपको लगभग जितना भी पढ़ाया सब में आप देखे होंगे, सभी में आप देखे होंगे कि ये जो जीनेटिक्स फैक्टर है सब में आ रहा है, ठीक है। तो जीनेटिक्स फैक्टर आनुवांशिक कारण सब में आएगा और यह बहुत हद तक जो है प्रभावित करता है। आप लोग देखते होइएगा कि घर में एक व्यक्ति अगर उसके दादा परदादा किसी में अगर मानसिक रूप से पीड़ित है तो उसके घर में एक चलन सा रहता है। अगर ना मान गए, अगर किसी में अगर खतरनाक नहीं हुआ तो हल्का प्रभाव लेकिन ज़रूर पड़ता है, ठीक है। मतलब यह पीढ़ी अनुवांशिक का मतलब क्या है कि पीढ़ी दर पीढ़ी किसी को न किसी को घर में जो है प्रभावित करता है, ठीक है। तो यही अनुवांशिक कारण होता है। तो प्रथम संबंधी अगर डायरेक्ट आपका रिलेशन में किसी को यह प्रॉब्लम हुआ है तो 15% संभावना बनता है तथा मोनोजाइगेटिक से 80% संभावना बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ें समझिएगा कि अगर आपको डायरेक्ट रिलेशन है आपके घर में किसी से और उसमें से पहले किसी को अगर कोई इस टाइप का रोग है मेंटल, तो उसमें 15% संभावना जो है आपके आने वाले पीढ़ी में पर भी पड़ सकता है, ठीक है। और मोनोजाइगेटिक से 80% की संभावना होती है। तो ये चीज़ें का आप लोग ध्यान में रखिएगा। यह जीनेटिक्स फैक्टर में पहला पॉइंट है, या यूं ही कहा जाए सीधा अगर आप लिख दीजिएगा कि आनुवांशिक कारण से भी जो है चिंता उत्पन्न होने की बहुत हद तक संभावना होती है, तो यह भी सही रहेगा, ठीक है। चलिए दूसरा है बायोकेमिकल फैक्टर, जैव रसायन कारण। अब आप लोग को एक चीज़ पता होना चाहिए कि हमारे मस्तिष्क में, दिमाग में
केमिकल होता है, ठीक है, केमिकल रसायन होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यह एक गाबा न्यूरोट्रांसमीटर, इसे हम लोग क्या कहते हैं मान गए, इससे हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है ना, गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड, ठीक है, गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड होता है गाबा का फुल फॉर्म, ठीक है। तो यह जो गाबा का फुल फॉर्म लिख लीजिए, गामा एमिनो ब्यूट्रिक एसिड, ठीक है, यह फुल फॉर्म होता है। अब यह गाबा जो न्यूरोट्रांसमीटर है, इसके स्तर में अनियमित हो जाता है, ठीक है। अब यह आपका क्या है, यह केमिकल है, ठीक है। अब यह केमिकल जो है प्रभावित करता है हमारे न्यूरॉन्स को, ठीक है, न्यूरॉन्स को, मस्तिष्क में न्यूरॉन्स तंत्रिका होता है, तो उसको यह क्या करता है, प्रभावित करता है। तो इसके स्तर में, एक गाबा केमिकल के स्तर में अगर अनियमितता हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा इसके लेवल में, तो जो है यह बायोकेमिकल फैक्टर भूमिका निभाता है चिंता होने का, ठीक है। तीसरा पॉइंट है साइकोडायनेमिक थ्योरी। साइकोडायनेमिक थ्योरी का मतलब होता है कि इस अवधारणा के अंतर्गत आत्मा की दमनात्मक प्रक्रिया के असफल होने पर सेकेंड रक्षात्मक प्रतिक्रिया के रूप में डिस्प्लेसमेंट में होता है। अब आप लोग को मैं पहले भी फोबिया पढ़ाए थे, वहाँ भी इसका कारण में साइकोडायनामिक थ्योरी, लर्निंग थ्योरी, ठीक है, ये सब पढ़ाए थे। तो आपको वहाँ पे पता होना चाहिए कि साइकोडायनामिक थ्योरी में होता है कि जो आप चाहते हैं वो चीज़ें नहीं होता है, वहाँ पे आपका दमन हो जाता है और उसके जगह पर कोई और चीज़ आकर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, तो इसी के चलते व्यक्ति में चिंता सताने लगता है। आप मान गए कोई चीज़ आपको पसंद है, कोई चीज़ आप चाह रहे हैं कि ये चीज़ हो जाए, लेकिन उसके जगह पर कोई बुरा चीज़ें हो जाए, कोई गलत चीज़ें हो जाए, ठीक है, तो उसके फलस्वरूप क्या होगा, आपके अंदर प्रॉब्लम आएगा ही, ठीक है ना, चिंता सताएगा ही, और उसके फलस्वरूप आपको जो है एंजाइटी होने लगता है, व्यक्ति को घबराने लगता है। तो यही साइकोडायनामिक थ्योरी होता है, ठीक है। साइकोडायनामिक थ्योरी के मतलब होता है कि इस अवधारणा के अंतर्गत आत्मा की दमनात्मक मतलब सप्रेशन, ठीक है, सप्रेशन प्रक्रिया में असफल होने पर सेकेंड रक्षात्मक प्रक्रिया के रूप में डिस्प्लेसमेंट विस्थापन हो जाता है, ठीक है। तो यही आप साइकोडायनामिक थ्योरी याद रखिएगा। यही 3 कारण इसका होता है, कुछ और कारण, चौथा कारण में एक कॉग्निटिव थ्योरी होता है। कॉग्निटिव थ्योरी कहता है कि बिना किसी अकारण या फिर नकारात्मक सोच व्यक्ति में जो है चिंता पैदा कर देता है। कॉग्निटिव थ्योरी यही कहता है कि जब कोई व्यक्ति बिना किसी कारण में मतलब अकारण या फिर नकारात्मक निगेटिव थिंकिंग जो है व्यक्ति के अंदर सोच जो है क्या करता है, पैदा कर देता है चिंता को, ठीक है। तो इसलिए कभी भी नकारात्मक और बिना कोई कारण के किसी भी चीज़ को अंदर दिमाग में ना ले, ठीक है। तो एक कॉग्निटिव थ्योरी कहता है यही चीज़ों को, ठीक है ना। इसलिए नकारात्मक और बेकारण चीज़ों से बचना चाहिए आपको, ठीक है ना। चलिए, चिंता के प्रकार है माय डियर। अब चिंता जो है अलग अलग होते हैं। एक मिल्ड चिंता होता है, ठीक है, यानी कम चिंता होता है। एक मॉडरेट मतलब मध्यम चिंता होता है। एक सीवियर मतलब अत्यधिक चिंता होता है। एक पैनिक एंजाइटी होता है मतलब सर्वाधिक चिंता होता है। कुल यह 4 प्रकार के हैं, इसको याद रखिएगा। पैनिक कम चिंता जो कि आपको डेली लाइफ में भी होते रहता है, ठीक है, किसी न किसी बातों को लेकर चिंता हो जाता है, ठीक है। एक होता है मॉडरेट होता है, यह भी जो है थोड़ा सा ज़्यादा होता है। एक होता है सीवियर होता है जो गंभीर होता है, और एक होता है आपका पैनिक होता है जो सर्वाधिक अपने लास्ट पोजीशन पर चिंता रहता है। तो ये 4 याद रखिएगा, मिल्ड, मॉडरेट, सीवियर, पैनिक, ठीक है। ये 4 एंजाइटी के प्रकार हैं। अब एंजाइटी के लक्षण क्या होते हैं? तो एंजाइटी के लक्षण ये होते हैं कि सीने में दर्द होगा, ठीक है, छाती में दर्द होगा, घबराहट आएगा, ठीक है ना, निगलने में कठिनाई होगा, मूत्र की मात्रा बढ़ जाएगा, असमान हृदय गति जो है वह हार्ट बीट जो है असमान हो जाएगा, मल में अवरोध आने लगेगा, कब्ज जिसको कहते हैं, पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, धुंधला दिखाई देना, ठीक है, ये सब, और अनिंद्रा, ठीक है, अनिंद्रा और कंपी होना। तो व्यक्ति में जैसे ही चिंता एंजाइटी आता है तो व्यक्ति में सारे प्रॉब्लम आते हैं, छाती में दर्द। देखिए अब ये सब क्यों होता है, ये एक प्रकार से रोग के जैसे है लक्षण में। तो ये जो हमारा एंजाइटी है ना, एंजाइटी हमारा जो है साइकोटिक बीमारी नहीं है, यह न्यूरोसिस बीमारी है। ये हमारे न्यूरॉन में जो है गड़बड़ी होने के कारण, मस्तिष्क में न्यूरॉन के फंक्शन में गड़बड़ी होने के कारण यह चीज़ें होता है, ठीक है। लेकिन अगर साइकोसिस होता तो वहाँ पे मेंटल प्रभावित होता तो फिर लक्षण में बदल जाता, फिर मानसिक रूप से व्यक्ति का जो प्रभावित होता वो चीज़ को लिखते। लेकिन यहाँ पे यह
जो एंजाइटी है यह आपके जो है वो वाला रोग नहीं है, ठीक है, भयानक पागलपन वाला रोग नहीं है। एंजाइटी आपका जो है यह न्यूरोसिस प्रकार का रोग है, और न्यूरोसिस प्रकार के रोग जो है चोट के कारण भी ब्रेन में होता है, कोई केमिकल जो है इरेगुलर सिक्रेशन के कारण भी होता है, ठीक है, गंदगी के कारण भी हो सकता है, इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें होता है जो आपको मैं विक्टिमिड पढ़ाया हूँ ना, मिड ये पढ़ाया हूँ ना। भी से वैस्कुलर, आई फॉर इन्फेक्शन, ठीक है, टी से ट्रॉमेटिक यानी चोट वाला। तो ये सब कारण बनता है न्यूरोसिस का, ठीक है। बाकी साइकोसिस और न्यूरोसिस के अंतर पढ़ाएंगे तो वहाँ पे आपको स्पष्ट हो जाएगा। देखिए सब रोग जो है भयानक पागलपन नहीं होता है, इतना बात ध्यान में रखिए। जो मानसिक रोग होता है ना वह सब रोग जो है भयानक पागलपन नहीं होता है। साइकोसिस वाला जो होता है वह काफ़ी खतरनाक होता है। उसमें व्यक्ति अलुल जलुल सपना, अलुल जलुल कल्पना, अलुल जलुल जो है बातें बोलेगा, गाली देगा, मारपीट करेगा, काफ़ी उग्र हो जाएगा। लेकिन ये जो न्यूरोसिस वाला होता है तो चूँकि यह संक्रमण से, जैसे मेनिंजाइटिस हो जाता है तो अभी मस्तिष्क का ही संक्रमण है मैं एनसेफलाइटिस हो गया, ठीक है, डेमनेशिया हो गया, इस प्रकार के जो रोग होता है, डिलीरियम होता है, ये सब रोग होता है। ये भी होता है आपको खतरनाक ही, लेकिन यह जो है आपको बिहेवियर को जो है ज़्यादा परिवर्तित नहीं करता है, ठीक है। वहाँ पे बिहेवियर चेंज हो जाता है साइकोसिस वाला में, तभी जाके व्यक्ति जो है अपना अलग रूप बना लेता है, मारपीट, गला गलौज, अलुल जलुल बातें, सपना देखना, ठीक है, एक अलग फैंटेसी बनाना, ये सब हो जाता है साइकोसिस में। लेकिन न्यूरोसिस में आपको शारीरिक प्रॉब्लम भी जो है होता है। तो यही शारीरिक प्रॉब्लम है यहाँ पे। जैसे चिंता में देख लीजिए, छाती में जैसे आपको चिंता होता है तो छाती में दर्द भी हो सकता है, निगलने में कठिनाई, मूत्र की मात्रा बढ़ना, असमान हृदय गति, मल का अवरोध होना, पसीना आना, धुंधला दिखाई देना, नींद नहीं लगेगा, ठीक है, ऐसे बहुत कारण है, कँपकँपी होना। तो यह सब आपके जुड़ी हुई कमी है जिसके कारण चिंता बढ़ने के साथ, एंजाइटी होने के साथ ये सारे चीज़ें होने लगता है, सारे कनेक्टिविटी है। तभी यहाँ पे कहा गया है कि शारीरिक और मेंटल दोनों कारण बनते हैं, ठीक है, दोनों कारण को यह क्या करता है, प्रभावित करता है। तो शारीरिक में सारा चीज़ें यहाँ पे दिया गया है कारण में, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। नॉर्मली आप देख लीजिएगा कि जब आपके किसी को चिंता होता है तो देखिएगा काफ़ी ज़्यादा जो है घबराएगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उसका शरीर कांपने लगेगा, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो है उस व्यक्ति के अंदर एक अलग तरीके से जो है व्यक्ति के अंदर पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, सीने में जो है जलन आएगा, गला सूखेगा, कंठ से निकलने में उससे दिक्कत होगा, ठीक है। इस टाइप के बहुत सारे जो है प्रॉब्लम चिंता होने के साथ में आने लगता है, वही लक्षण होता है, ठीक है। अब इसके उपचार की बात किया जाए माय डियर, तो उपचार में जो है मनोरोधी एंटीसाइकोटिक दवाई दिया जाता है। एंटीसाइकोटिक दवाई में जैसे हैलोपेरिडोल और सीपीजेड, क्लोप्रोमाजाइन इससे कहा जाता है, ठीक है, क्लोप्रोमाजाइन को सीपीजेड शॉर्ट में लिख दिया जाता है, ठीक है। और हेलोपेरिडोल काफ़ी प्रचलित दवाई है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि चिंता आपको हो या आप किसी को हो तो आप दवाई बता दीजिए कि हेलीपेरिडोल और सीपीजेड या डाइजापाम ले लीजिए, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि बिगर प्रिस्क्रिप्शन को आपको कोई ये सब देगा भी नहीं। और दूसरी बात है, अगर दे भी देगा तो मान गए किस पेशेंट में किस प्रकार का मानसिक रोग है आप पहचान रहे हैं, नहीं पहचान रहे हैं। अगर आप कंप्लीट पढ़े हैं तो पहचानिएगा, अगर अच्छे से नहीं पढ़िएगा और सीधा एंजाइटी वीडियो देखकर जाके हेलीपेरिडोल या सीपीजेड या डाइजापाम दीजिएगा तो पेशेंट के अंदर मान के दिक्कत होगा। तो इसलिए सब दवाइयाँ जो है बिना प्रिस्क्रिप्शन के जो है हॉस्पिटल में देता भी नहीं है, ठीक है ना। चूँकि ये सब दवाइयाँ देने के बाद पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा नींद आता है, पेशेंट जो है एकदम शांत मुद्रा में हो जाता है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा, बगैर डॉक्टर के सलाह के अपने से दवाई, खासकर मेंटल दवाई नहीं देनी चाहिए, ठीक है। जानिए कि क्या जानकारी होता है। अगर आप धीरे धीरे डॉक्टर के पास अगर काम करने लगेंगे हॉस्पिटल में तो फिर आप दे सकते हैं, आपको पता हो जाएगा कि कब क्या कौन सी दवा देनी है, ठीक है। चलिए, एंजाइटी दवा होता है डाइजापाम, और डाइजापाम बता दें, डाइजापाम नॉर्मली घबराहट में भी, ठीक है, सीने में हल्का हल्का दर्द हो रहा हो या घबराहट है, बेचैनी है, ठीक है, मन नहीं लग रहा हो, तो इस कंडीशन में डाइजापाम बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। डाइजापाम दे सकते हैं, ये दोनों की बात मैं नहीं करूँगा, लेकिन डाइजापाम के सबसे छोटा खुराक जो होता है 0.5 mg, यह आप जो है दे सकते हैं किसी व्यक्ति में घबराहट हो रहा हो, धड़कन बढ़ रहा हो, ठीक है, किसी व्यक्ति में जो है चिंता हो रहा हो, डर लग रहा हो किसी चीज़ से, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है बेचैन हो रहा हो, तो उसको आप डाइजापाम जो है 0.5 दे सकते हैं, ठीक है। या हाईएस्ट इसका 15 mg प्रति डे होता है, तो वह सीवियर में दिया जाता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं वही कहता हूँ कि बगैर डॉक्टर के सलाह के दवाइयाँ नहीं दीजिएगा, ये बातें आप लोग ध्यान में रखिएगा। मनोविश्लेषण, साइको एनालिसिस करवाते हैं, सम्मोहन और भाव विरेचन, यह सब जो है उपचार चलता है पेशेंट में, तो इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। साइकोथेरेपी भी चलता है, टेंशन नहीं लेना है, ओके। नर्सिंग प्रबंध में अब मानिए एक पेशेंट को जो है
एक पेशेंट को एंजाइटी हो रहा है तो उसके लिए आप नर्सिंग प्रबंध क्या क्या लिखेंगे, ठीक है ना। तो देख लीजिए, रोगी के जांच करना, जैविक चिन्हों को लगातार जांच करना, क्योंकि एंजाइटी से मरीज को पल्स रेट, श्वसन दर ये भी बढ़ता घटता है, तो इसको चेक करेंगे। मरीज को स्वयं देखभाल के लिए प्रेरित करेंगे, मरीज की आत्महत्या को प्रेरित को कम करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर सीवियर अगर एंजाइटी होता है तो पेशेंट सुसाइड भी करने को सोचता है, ठीक है, और यही तो जो है आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाता है ना। मरीज के अंदर सही सोच उत्पन्न करें, ठीक है ना, पॉजिटिव सोच उत्पन्न करें। मरीज के साथ IPR, समझ गए ना, इन पेशेंट जो है रिलेशन, पेशेंट नर्स रिलेशनशिप को बनाएं। मरीज को सोने का तरीका को व्यवस्थित करें, ठीक है। 8वां, मरीज की जनन क्षमता को बनाए रखें। यही मेरा लक्ष्य है, ठीक है। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।